अब हम यहाँ देखते हैं अम्ल का तुल्यांकी भार। तो देखिए अम्ल का तुल्यांकी भार समझने से पहले हमें ये जानना चाहिए कि अम्ल क्या होता है। देखिए अम्ल जो होता है स्वाद में खट्टा होता है, इससे भी अम्ल की पहचान एक जाननी चाहिए। और दूसरी बात है ये अम्ल उसे कहते हैं जैसे जो वह विलयन में जो भी पदार्थ या चयन दे या चयन का निष्कर्षण करे उसे हम अम्ल कहते हैं। देखिए किसी अम्ल का तुल्यांकी भार तो निम्न की सहायता से याद करते हैं। तो यहाँ अम्ल का अणुभार दिया होना चाहिए और अम्ल की क्षारकता। तो यहाँ देखिए क्षारकता से या भस्मिकता से क्या तात्पर्य है कि जो ये चायन होगा वो अम्ल द्वारा विस्थापित की संख्या जो कि वही इसमें लिखा जाएगा। अब हम यहाँ एग्जाम्पल क्वेश्चन देखते हैं। ऑक्जेलिक अम्ल H2C2O4 × 2H2O का तुल्यांकी भार ज्ञात कीजिए। तो हम यहाँ पहले इस तुल्यांकी भार ज्ञात करने के पहले हमें पता है कि तुल्यांकी भार निकालने के लिए हमें क्या चाहिए, अणुभार चाहिए। अणुभार इसमें हमें दिया नहीं है तो अणुभार पहले हम फाइंड करेंगे। H2C2O4 × 2H2O। तो यहाँ देखिए हाइड्रोजन का 2 × 1, हाइड्रोजन का परमाणु भार 1 होता है, कार्बन का 12 होता है, 2 × 12, और यहाँ ऑक्सीजन का 16 होता है तो 4 × 16, और यहाँ वाटर मॉलिक्यूल 2 है और हमें पता है पूरे वाटर मॉलिक्यूल का 18 होता है। 18 कैसे, 2 हाइड्रोजन का और 16 ऑक्सीजन का, तो 18 हो गया। तो यहाँ 2 × 18 है। इस प्रकार से इसका 126 अणुभार आ जाएगा। अणुभार ज्ञात करने के बाद H2C2O2 2H2O का तुल्यांकी भार निकालेंगे। अणुभार बटे क्षारकता 126/2 बराबर 63। यदि ऑक्जेलिक अम्ल या क्रिस्टलीय ऑक्जेलिक अम्ल दिया होता है तो इसके रासायनिक सूत्र के साथ जल के 2 अणु लिख दिए जाते हैं H2C2O4 × 2H2O। यदि निर्जल ऑक्जेलिक अम्ल दिया होता है तो उसके लिए सूत्र H2C2O4 का प्रयोग करते हैं। कहने का अर्थ ये है कि जब भी कहीं क्रिस्टल ऑक्जेलिक अम्ल होगा तो उसके रासायनिक सूत्र में वाटर मॉलिक्यूल ऐड होगा, और यदि निर्जल होगा तो उसमें वाटर मॉलिक्यूल नहीं होगा। ये चीज़ ध्यान दीजिएगा आप लोग, पेपर में अगर ऐसा क्वेश्चन पूछता है। अब हम यहाँ अम्ल का तुल्यांकी भार निम्न भार अपक्रिया पर निर्भर करता है। जैसे कभी कभी आप रिएक्शन के माध्यम से पूछते हैं उसको कैसे फाइंड करेंगे। तो देखिए H2SO4 का तुल्यांकी भार निम्न अपक्रिया के अनुसार ज्ञात करें। तो यहाँ H2SO4 किसके साथ है, सोडियम हाइड्रोक्साइड के साथ, और सोडियम हाइड्रोजन सल्फेट बनाता है और वाटर मॉलिक्यूल। अब इसके आधार पर H2SO4 का तुल्यांकी भार निकालना तो क्या करेंगे, पहले इसका अणुभार निकाल लेंगे। जैसा हमने आपको बताया था कि 2 × हाइड्रोजन का परमाणु भार, फिर प्लस सल्फर है तो सल्फर का परमाणु भार, फिर 4 × ऑक्सीजन का परमाणु भार। इस प्रकार से इसका 98 हुआ। और यहाँ अम्ल की क्षारकता 1 इसलिए है क्योंकि यहाँ पे इसमें से एक हाइड्रोजन इसमें ऐड हुआ, तो इस प्रकार से अम्ल की जो क्षारकता होगी 1 होगी। और तुल्यांकी भार इस प्रकार से H2SO4 का अणुभार बटे अम्ल की क्षारकता, तो 98/1 बराबर। ये चीज़ ध्यान दीजिएगा, जितना हाइड्रोजन इसमें से वो होगा निकलेगा उतना ही हाइड्रोजन यहाँ उसकी क्षारकता ले जाएगा रिएक्शन से, यही मतलब और कुछ नहीं है। इस प्रकार से अब अगले रिएक्शन को देखेंगे। प्रक्रिया के अनुसार H3PO4 का तुल्यांकी भार ज्ञात कीजिए। अब यहाँ देखते हैं कैल्शियम हाइड्रोक्साइड और H3PO4 की रिएक्शन है, CaHPO4 + 2H2O। अब यहाँ इसका आंसर हमने 49 लिखा, इसको आप लोग हल करिएगा। और इसमें भी हाइड्रोजन 1 है तो इसका भी क्या हो जाएगा, अम्ल की क्षारकता कितनी हो जाएगी। यहाँ पे 1 हाइड्रोजन है तो 1 हाइड्रोजन इसमें ऐड हुआ है, तो हिसाब से इसको आप निकालिएगा और बताइएगा कितना आया। अब हम यहाँ क्षारक का तुल्यांकी भार देखते हैं कि क्षारक का तुल्यांकी भार कितना होता है। तो क्षारक का तुल्यांकी भार का जो सूत्र होता है वो क्षारक का अणुभार बटे अम्लता या प्रतिस्थापित ओ या चयन की संख्या। तो देखिए क्षारक की जो डिफिनीशन होती है उसमें विलयन में ओ या चयन प्रतिस्थापित करता है तो उसे हमें क्षारक कहते हैं। अब यहाँ देखिए कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, अब ये कैसे क्षारक पता चले, देखिए इसमें ओ या चयन है, रिप्रेजेंट है, इस प्रकार से ये क्षारक है। अब यहाँ इसका अणुभार पहले निकालेंगे तो कैल्शियम का परमाणु भार प्लस 2 × ऑक्सीजन का परमाणु भार प्लस 2 × हाइड्रोजन का परमाणु भार, इस प्रकार से निकालें। इस प्रकार 74 आया। फिर हम COH का होल ट्वाइस का तुल्यांकी भार निकालेंगे तो अणुभार बटे अम्लता, तो यहाँ पे हम 74/2, क्योंकि हमें पता है इसकी अम्लता कितनी है, 2 है, 2 या चयन यहाँ पे है। तो इस प्रकार से यहाँ हमने 2 रखा, 2 रख के इसको हल किया। और फिर यहाँ देखिए नोट कि क्षारक और क्षार में क्या अंतर होता है। तो देखिए क्षारक में अंतर और क्षार में क्या होता है, बस क्षारक में ये अंतर होता है कि जो क्षारक होता है वो जल में ओ या चयन उत्पन्न करते हैं, और जल में जो घुलनशील क्षारक होते हैं उन्हें हम क्षार कहते हैं। और क्षार ऐसे होते हैं जो पदार्थ में जिन्हें ऐसे पदार्थ जिनको जल में जब घोला जाता है तो वो केवल ओ या चयन देते हैं और क्षार कहलाते हैं। जैसे एग्जाम्पल तौर पर NH4OH, NaOH।
अब यहाँ हम लवण का तुल्यांकीय भार देखते हैं कि लवण का तुल्यांकीय भार क्या होता है। तो देखिए लवण का सूत्र भार या अणुभार बटे धनायन या ऋणायन पर उपस्थित आवेशों की संख्या होती है। और यहाँ Al2SO4 का होल थ्राइस का तुल्यांकीय भार ज्ञात करें। तो Al2SO4 का होल थ्राइस एल्युमिनियम पे प्लस थर्ड आयन और 3SO4 इसको हमने कन्वर्ट किया और ये साल्ट है। साल्ट को हम अम्ल और क्षार में कन्वर्ट किए। अब यहाँ धनायन या ऋणायन पर उपस्थित आवेश की संख्या जो है वो निकालेंगे 2 × 3 और 6। यहाँ क्यों लिखा गया क्योंकि एल्युमिनियम यहाँ आगे 2 है और यहाँ 3 आवेश है, इस प्रकार से 6 आया। और इसमें हम प्लस माइनस से नहीं मतलब रखते हैं कि यहाँ प्लस माइनस लगाएंगे। इस प्रकार से इसका हम अणुभार ज्ञात कर लेते हैं। तो अणुभार ज्ञात करने के लिए 2 × एल्युमिनियम क्योंकि यहाँ 2 है, एल्युमिनियम का परमाणु भार प्लस 3 × क्योंकि यहाँ 3 आगे है सल्फर का परमाणु भार और 3 × 4 × ऑक्सीजन का परमाणु भार, इस प्रकार से 342 आएगा। इस प्रकार से Al2SO4 का तुल्यांकीय भार बटे 342 बटे यहाँ पे उसकी ऋणायन और धनायन उसकी संख्या रखी जाएगी और जिसका मान 6 है। इस प्रकार से हल करेंगे 57 आएगा। अब यहाँ देखिए लवण हमने आपको ऊपर बताया कि अम्ल और क्षार होता है। तो अम्ल और क्षार मिलने से जो पदार्थ बनता है उसे हम क्या कहते हैं, साल्ट कहते हैं। जैसे HCl NaOH NaCl यहाँ जो बना लवण और H2। इसकी एक और पहचान, इसमें ना H आयन होता है ना OH आयन होता है, उसको हम साल्ट कहते हैं। यहाँ देखिए इसमें H आयन और ये OH आयन, तो ये अम्ल का काम करेगा और ये क्षार का, और यहाँ पे कुछ भी नहीं इसमें है ना H आयन OH आयन, तो ये साल्ट का काम करेगा और H2 यहाँ। अब हम यहाँ देखते हैं आयन का। तो देखिए आयन मतलब कीटायन भी हो सकता है और एनायन भी हो सकता है। तो यहाँ देखिए आयन का तुल्यांकीय भार ज्ञात करने के लिए क्या हम करते हैं, तो आयन का जो तुल्यांकीय भार डिफाइन करते हैं। तो आयन का तुल्यांकीय भार बराबर आयन का अणुभार बटे आयन पर उपस्थित आवेशों की संख्या। तो यहाँ देखिए सल्फेट आयन है, SO4 में -2 नेगेटिव चार्ज का तुल्यांकीय भार ज्ञात करें। तो यहाँ अणुभार जब ज्ञात करेंगे तो सल्फर का परमाणु भार प्लस 4 × ऑक्सीजन का परमाणु भार। इसे आवेश से कोई मतलब नहीं, बस इसमें संख्या डिफाइन करने के लिए आवेश को लेंगे कि आवेश की संख्या 2 है और तुल्यांकीय भार इस प्रकार से निकालेंगे तो इस प्रकार से आ जाएगा। और भी आप निकाल सकते हैं किसी का भी, जैसे एसीटेट आयन, कार्बोनेट आयन आप निकाल सकते हैं इस प्रकार से। और उसमें जितना आवेश रहेगा वो आवेश की संख्या इसमें लेंगे, इसके फार्मूले में रखेंगे, इतना आ जाएगा। तो आज यहीं तक, धन्यवाद।